सीओ दोजिन देखने में तो एकदम नॉर्मल सा हाई स्कूल किड लगता है, पर असल में ये बंदा सोलो में पूरा डंजन साफ कर देता है। इस बार भी वो एक ऐसे डंजन में घुसा हुआ है जहाँ जाइगेंटिक ऑर्क्स भरे पड़े थे, जिन्हें देखकर कोई भी बोले भाई ये तो इम्पॉसिबल फाइट है। लेकिन दोजिन वो तो उनके लीडर को एक ही पंच में उड़ा देता है, बिल्कुल रियल लाइफ साइतामा मोड ऑन। बाकी ऑर्क्स भी उससे भिड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोजिन इतनी फास्ट और इतनी पावरफुल है कि उनको ओवरग्रोन कॉकरोचेस की तरह फोड़ देता है। और एक ऑर्क से उसे मिलता है एक रेयर मैजिक स्टोन, ऐसा आइटम जो उसकी एबिलिटीज को और भी इंसेन लेवल तक बढ़ा सकता है। लूट से खुश होकर वो स्टोन अपने बैग में डालता है और बाहर निकलने लगता है। तभी अचानक गिल्ड की एक पूरी गैंग उसे घेर लेती है। वो लोग जो इस डंजन के मालिक, वो लोग अपने नंबर्स और रैंक पर इतना भरोसा कर लेते हैं कि सोचते हैं अरे ये तो बस एक हाई स्कूलर है, इसको पकड़ना तो आसान होगा। बट ब्रो, यही उनकी बिगेस्ट मिस्टेक थी। जैसे ही वो लोग डोजिन को पकड़कर हैंडकफ्स पहनाने की कोशिश करते हैं, डोजिन थोड़ा सा दिखा देता है कि असली ताकत किसे कहते हैं। चारों तरफ से वो लोग उस पर इलेक्ट्रिक शॉकर्स से हमला करते हैं, लेकिन पूरा अटैक वेस्ट जाता है। दोजिन उन्हें बच्चों की तरह धूल चटाता है, कोई लड़का नहीं, पूरा वॉकिंग डिजास्टर है वो लोग समझ ही नहीं पाते कि ये लड़का आखिर है क्या चीज। उसके बाद दोजिन बड़ी शांति से डंजन से बाहर निकल जाता है, जैसे अंदर कोई फाइट हुई ही नहीं। अब असली सवाल, दोजिन इतना ओवरपावर्ड आखिर है क्यों? असल में वो पहले एक और दुनिया में रहता था, एक ऐसी दुनिया जो मॉन्स्टर्स के इन्वेजन से बर्बाद हो चुकी। वो मॉन्स्टर्स इस दुनिया के क्रीचर्स से लाख गुना ज्यादा खतरनाक थे। लोग अपनी आखिरी सांस तक लड़ते रहे, सिर्फ इसीलिए कि अपनी दुनिया, अपना घर बचा सके। और उन्हीं फाइटर्स में था इस कहानी का असली नाम, कार्सिलियन लेवेंडाइन, एक ऐसा वॉरियर जो दिन रात राक्षसों से भिड़ता रहा। सालों तक उसने अकेले हजारों मॉन्स्टर्स के ढेर लगा दिए। एक ही तलवार, शून्य डर और मौत के सामने भी न झुकने वाला दिल। आखिर वो दिन आया जब उसे लड़ना पड़ा एक ऐसे राक्षस से जिसे कह सकते हो एरेन का भाई बट फ्रॉम हेल। लड़ाई भयंकर थी, ब्रूटल थी, लेकिन कार्सिलियन ने उस हरामी को भी ढेर कर ही दिया। लेकिन इस लड़ाई के बाद कार्सिलियन खुद भी मौत के हवाले हो गया। लेकिन किस्मत की कहानी कुछ और ही थी। जब उसकी आत्मा उस अंधेरे वॉइड में भटक रही थी, तभी उसे मिला एक इंसानी लड़का, अर्थ से आया हुआ। उस लड़के का नाम था सेयो दोजिन, और वो भी मौत के बिल्कुल करीब था। मरने से पहले डोजिन ने कार्सिलियन से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करनी चाहिए, लेकिन कार्सिलियन ने बिना सुने ही मना कर दिया। भाई बस शांति से मरना चाहता था, बस इतना ही। कार्सिलियन अब सब बकवास से तंग आ चुका था। उसने अपना देश खो दिया, अपने सारे प्यारे लोग खो दिए, और अंत में खुद भी एक डॉग्स डेथ मर गया। उधर ये लड़का सेयो दोजिन जीना तो खुद भी नहीं चाहता था, लेकिन उसकी एक ही ख्वाहिश थी, उसका परिवार अच्छी जिंदगी जी सके। आखिरकार लगता है कि वंडायन इस लड़के की रिक्वेस्ट सुनने के लिए तैयार हो गया है। लड़का एकदम कैंडी स्टोर वाले बच्चे की तरह चमक उठता है और हिम्मत करके बस इतना कह पाता है कि उसके फैमिली को शांतिपूर्ण जिंदगी मिल जाए। और हमारा बंदा वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी खुशी खुशी ले लेता है, दोजिन के परिवार को प्रोटेक्ट करने की। और अगले ही पल उसकी आत्मा पहुंच जाती है अर्थ पर। अब वो टीनेज बॉय दोजिन के शरीर में है, और उसका पहला मिशन है नामसन गेट में घुसपैठ करना, जो ऑब्वियस रीजंस की वजह से सी रैंक गेट है। यहाँ सिर्फ रजिस्टर्ड हीरोज को एंट्री मिलती है, इसलिए ऑटोमेटेड मशीन बार बार चिल्ला रही है स्कैन योर आईडी कार्ड। लेकिन भाई के पास आईडी कहां से आएगी? वो बिना कुछ सोचे समझे सीधे ऑथराइज्ड बिल्डिंग की दीवार फोड़कर अंदर घुस जाता है, और पूरा सिक्योरिटी अलार्म बजने लगता है। अंदर पहुंचकर वो आराम से घूमता है, बस किसी मॉन्स्टर की तलाश में जिसे वो फोड़ सके। तभी उसे मिलती है एक पार्टी ऑफ लाइसेंस्ड हीरोज, जिनके पास ऑफिशियल परमिशन भी है। वो लोग उसे देखकर सोचते हैं कि शायद ये कोई बच्चा है जो रास्ता भटक गया, तो बोलते हैं कम ऑन ब्रो, हम भी एग्जिट की तरफ जा रहे हैं, हम तुम्हें बाहर छोड़ देंगे। दोजिन कुछ बोलता नहीं, उसकी साइलेंस ही इतनी वियर्ड वाइब दे रही थी कि हीरोज भी कंफ्यूज हो गए। कपड़े भी इतने कैजुअल कि हीरो कहना मुश्किल, और आजकल के पोर्टर्स भी इतने सिंपल लुक में नहीं आते। ऊपर से बैग भी ऐसा कि जिसको देखकर लगे यह बंदा तो शायद अपनी ओरिजिनल पार्टी द्वारा छोड़ा हुआ कोई क्लूलेस पोर्टर है। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऑफ लग रहा था। आखिर दोजिन बोलता है और साफ बता देता है कि वो यहाँ किसी पार्टी के साथ नहीं, बल्कि खुद अपने दम पर आया है। यह सुनकर पार्टी का एक हीरो लंबी सांस लेकर समझ जाता है कि मामला क्या है। वो कहता है कि उसने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो फ्लैशी टीवी कमर्शियल्स देखकर हीरो बनने का बोनर पकड़ लेते हैं, लेकिन सच ये है कि बिना प्रॉपर ट्रेनिंग के, बिना लीगल प्रोसीजर फॉलो किए गेट में घुसना, सीधे मौत को इनवाइट करना है। पहले हीरो बनने की सर्टिफिकेशन, फिर ट्रेनिंग, फिर टेस्टिंग, और ऊपर से यह गेट सी रैंक है। कारण भी बहुत सॉलिड है। अगर कोई नया रूकी अभी अभी हीरो बनने का करियर शुरू कर रहा है, तो उसे सीधे एफ रैंक गेट की तरफ भागना चाहिए, वरना जान से हाथ धो बैठेगा। लेकिन यहाँ ये हीरो साहब इतनी देर से फालतू ज्ञान उड़ेल रहा था, और दोजिन उसे बिल्कुल साफ बोल देता है कि उसे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। अब नेचुरली हीरोज की पूरी पार्टी हक्का बक्का रह जाती, क्योंकि ये किड इतने कोल्ड टोन में उनको ही क्लैप बैक कर रहा था। आखिर वो लोग तो हेल्प करने आए थे। थोड़ा गुस्सा तो आता है, लेकिन उनके लीडर ने सबको शांत कर दिया। अगर ये हेल्प नहीं चाहता तो रहने दो, लाइफ खुद सिखा देगी। लीडर पूरा कॉन्फिडेंट था कि ये लड़का जल्द ही समझ जाएगा कि किसी
समझदार इंसान की बात को इग्नोर करना कितना भारी पड़ सकता है। उन्हें उम्मीद थी कि गेट की क्रूरटी उसे असल रियलिटी दिखाएगी, वो वाली रियलिटी जो टीवी शो कभी नहीं दिखाते, जहां हीरो बनना किसी सेकंड कमिंग ऑफ क्रिस्ट जैसा लगता है। डोजिन आगे बढ़ता है और थोड़ी देर में उसे सामने दिखता है एक जेंट टॉल, जो उसे देखकर ऐसे घूर रहा था जैसे अभी यही निकल जाएगा। मॉन्स्टर ने एक भारी अटैक फेंका, लेकिन वो सिर्फ जमीन पर लगा, क्योंकि डोजिन इतनी फास्ट मूव कर गया कि ट्रोल को समझ ही नहीं आया कि ये हुआ क्या। फिर डोजिन ने अपनी मुट्ठी को कसकर घुमाया और एक डेवास्टेटिंग पंच मारा, इतना जबरदस्त कि ट्रोल का चेहरा लिटरली उड़ गया। स्ट्रेट अप वन पंच मैन प्लन ओमनी मैन किलिंग स्प्री कॉम्बो। मॉन्स्टर को मार गिराने के बाद आता है सबसे सेटिस्फाइंग हिस्सा, लूट टाइम बेबी। पहले वो मॉन्स्टर की तलवार उठाता है, फिर उसी तलवार से उसके शरीर को चीर कर निकालता है एक चमकता हुआ जेम्स स्टोन। ये बस एक लो ग्रेड मैजिक स्टोन था, इतना बेकार कि पिछली जिंदगी में डोजिन ने कभी इन्हें छूना तक पसंद नहीं किया। लेकिन अभी वो पूरा कंगाल है, तो जो मिले अच्छा है। तभी अचानक कुछ और मॉन्स्टर्स वहां आ जाते हैं, अपने दोस्त की उड़ी हुई हेड देखकर तमतमाए हुए। डोजिन पलटकर वो जेमस्टोन इतनी तेजी से फेंकता है कि एक मॉन्स्टर का सिर वहीं के वहीं उड़ जाता है। बाकी दो बेवकूफ भी ऐसे चार्ज करते हैं जैसे खुद ही अपनी मौत की डेट फिक्स करने आए हो, और डोजिन खुशी खुशी उनका काम तमाम करता जाता है। अब सीन कट होकर वापस जाता है हीरोज की पार्टी पर, जो अभी भी इस डेंजरस टेरिटरी से गुजर रही है। उनके दिमाग में अभी तक वही किड घूम रहा है, वही लड़का जिससे उनकी मुलाकात हुई थी। ऑरेंज हेयर्ड वाली हीरो सच में चिंतित थी कि कहीं डोजिन मर न गया हो, लेकिन लीडर उसे समझाता है कि ऐसा होना मुश्किल है। अगर वो सच में अनऑथराइज्ड घुसपैठियां है तो कंट्रोल सेंटर के एजेंट्स उसे जल्दी ही ढूंढ लेंगे। कंट्रोल सेंटर के एजेंट्स हमेशा बी रैंक या उससे ऊपर के होते हैं, और चूंकि ये गेट सिर्फ सी रैंक है, लीडर कॉन्फिडेंटली बोल देता है इस किड का यहाँ मरना लगभग असंभव है। जब तक वो लड़का बेवकूफी में मॉन्स्टर्स पर सीधा नहीं टूट पड़ता, उसकी जान को कोई खतरा नहीं। बाल्डी भी लीडर की बात मान जाता है। उसे पूरा यकीन है कि वो एरोगेंट ब्रैट अभी कहीं डर के मारे कांप रहा होगा, बस एजेंट्स का इंतजार कर रहा होगा कि कोई आए और उसकी ऐस बचाए। लेकिन असली कहानी तो पूरी उल्टी चल रही है। डोजिन ही उन प्लस साइज्ड सैंडबैग्स यानी मॉन्स्टर्स को डरा कर रख रहा है। एक पंच और शिकार टपक जाता है। वो इतनी स्पीड से मूव कर रहा है कि मॉन्स्टर्स उसे छू भी नहीं पा रहे। किसी की तलवार का वेट क्या ही नुकसान करेगा जब वो उन्हें छू तक नहीं सकते। वो एक बेवकूफ मॉन्स्टर के बिल्कुल पीछे टेलीपोर्टेड जैसे प्रकट होता है और इतनी जोरदार किक मारता है कि उस दैत्य का पूरा सिर फटाखे की तरह उड़ जाता है। सारे चिंदी मॉन्स्टर्स गिरते ही वो उनकी तलवारें उठाकर उनके शरीर से स्वीट मैजिक स्टोन्स हार्वेस्ट करने लगता है, सब अपने लिए, कोई शेयरिंग नहीं। कुछ देर बाद उसका बैग स्टोन्स से भर चुका है और वो वापस लौटने की सोचता है, पर ऑनेस्टली आज की ग्राइंड उसे बिल्कुल पसंद नहीं आई। सारे लो ग्रेड जेम्स, बैग में लिटरल डेड वेट भर गया है। तभी आखिरकार कंट्रोल सेंटर का एक एजेंट उसे स्पॉटिंग कर लेता है और बाकी सूटेड दोस्तों को बुलाता है। डोजिन मुड़ भी नहीं पाता कि ये लोग पहले ही उसे एक ठंडी यूर इन डीप ट्रबल वाली स्टेयर दे रहे होते हैं। ऑफिसर उसे बताते हैं कि वो गेट कंट्रोल सेंटर से है और उसे अपना हीरो रजिस्ट्रेशन कार्ड दिखाना चाहिए। अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो उसे उनके साथ चलना पड़ेगा। डोजिन थोड़ा अनश्योर पड़ता है और यही हेजिटेशन सूट्स को और भी टेंस कर देता है। उनका टोन एकदम कोल्ड और स्ट्रिक्ट हो जाता है। प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करो, कोऑपरेट करो। लेकिन डोजिन के चेहरे पर तो साफ लिखा है, भाई ये अननेसेसरी ड्रामा मत करो। उसका पूरा मूड खराब हो चुका है। वो बहस करने के मूड में नहीं तो बस मुड़कर जाने लगा। वर्ड्स काम नहीं करते तो सूट्स धमकी पर उतर आते हैं। अगर उसने मना किया तो उसे हैंडकफ्स पहनाए जाएंगे। जरूरत पड़ी तो फिजिकल फोर्स भी इस्तेमाल होगा। एक इम्पेशेंट सूट आगे बढ़कर डोजिन का हाथ पकड़ लेता है और उसे इंजरीज की धमकी देने लगता है। ऊपर से बोलता है कि अगर कुछ हुआ तो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी लड़के पर आएगा, सो बेटर सेटल इट विद वर्ड्स नॉट वायलेंस। लेकिन डोजिन अब इनकी यैपिंग से ऑफिशियली डन है। वह उस कमीने का हाथ पकड़कर उसे वापस अपनी तरफ खींचता है और एक ठंडी वार्निंग देता है, मेरे रास्ते में कांटे मत बनो, हट जाओ। जैसे ही सीन शुरू होता है उसके पूरे शरीर में एक कोल्ड चिल दौड़ जाता है। उधर बाकी के दो कमीने भी अपने मैजिक इन्फ्यूज्ड बैटॉन्स निकाल लेते हैं। ये कोई नॉर्मल लाथिस नहीं, ये ग्रेड 4 मैजिक स्टाफ्स होते हैं, इतनी पावर वाले कि आराम से किसी ऑर्क को भी गिरा दें। लेकिन इनसे हमारे भाई को फिजिकल डैमेज देना वो तो बिल्कुल ही नामुमकिन है। तो हमारा बांडा बिना टाइम वेस्ट किए एक कमीने का हाथ इतनी जोर से मोड़ता है कि वो लिटरली वाइनी बिच की तरह चीखने लगता है। इसके बाद वो एक फाइनल वार्निंग भी दे देता है, अभी भी वक्त है, निकल लो यहां से, वरना जो थोड़ी सी डिग्निटी बची है ना वो भी छाली जाएगी। लेकिन ड्यूटी बाउंड सूट्स कहां मानने वाले थे, मजबूर होकर वायलेंस पर उतर आते हैं। वो पूरी कोशिश करते हैं कि किसी तरह अपने मैजिक स्टाफ से उसे टैग कर दें। तभी हमारा बांडा एक को पीछे से क्रशिंग ब्लो मारता है और दूसरे के पेट में सीधा घूंसा दे देता है। अब बचता है सिर्फ वो चश्मिश वाला बंदा, लास्ट मैन स्टैंडिंग। बंदा क्लियरली समझ जाता है कि अब उसकी बारी है और टेंशन में आ जाता है। और तभी डोजिन अचानक से ब्लर होकर हवा में गायब हो जाता है, लिटरली डिसअपीयर। पुअर बास्टर्ड तो वही पैनिक कर जाता है। फिर नेक्स्ट सेकंड एक स्नीकी पंच सीधा उसके पेट में लगता है और वो दर्द से पीछे की ओर लड़खड़ा जाता है। लगता है डोजिन अब इस कांस्टेंट बुलशिट से तंग आ चुका है, एजेंट्स, पंगे, चेस, सबसे। इसीलिए फाइनली उसके दिमाग में आता है कि
कि हीरो रजिस्ट्रेशन कर ही लेना चाहिए। एजेंट भी टुरेंट समझाता है, एज लॉन्ग एज टू कोई इलीगल या शेडी काम नहीं करेगा, एजेंट्स तुझे चेज नहीं करेंगे। दोजिन को क्यूरियोसिटी होती है, ये रिफ्ट होता क्या है, और ये सिंपल सा सवाल भी एजेंट को मोमेंटेरली ब्लैंक कर देता है। चलो एक क्विक कॉन्टेक्स्ट। इस दुनिया में मल्टीपल पैसेजेस हैं जो एक दूसरे वर्ल्ड से कनेक्टेड होते हैं, जहां अजीब मॉन्स्टर्स रहते हैं। इन पैसेजेस से मॉन्स्टर्स का गेमस्टोन लूट मिलता है, जिसे एनर्जी सोर्स की तरह यूज किया जाता है। इसलिए गवर्नमेंट इन पैसेजेस को फुल कंट्रोल में रखती है। हर वो पैसेज जो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है या हीरो एंट्री के लिए ओपन होता है, उसे गेट कहते हैं, और जो पैसेजेस ओपन या कंट्रोल्ड नहीं होते उन्हें कहते हैं रिफ्ट्स। अब वापस दोजिन पे आते हैं। बेचारे को इरिटेट इसलिए होता है क्योंकि ये सूट्स हर जगह उसके पीछे पड़े रहते हैं, चाहे वो किसी भी गेट से गुजरे। एजेंट समझाता है, भाई लोग, जब भी कोई अनरजिस्टर्ड हीरो बिना परमिशन गेट में घुसता है, कंट्रोल सेंटर को ऑटोमेटिक अलर्ट चला जाता है और फिर एजेंट्स को तुरंत वहां भेज दिया जाता है। और रही बात रिफ्ट एंटर करने की, एजेंट साफ बोल देता है कि रिफ्ट्स कोई आसान एंट्री पॉइंट्स नहीं होते। रिफ्ट में घुसना मतलब सीधा सख्त पनिशमेंट बुलाना, ना कोई वार्निंग ना कोई प्ली डील। लेकिन दोजिन को इन बातों से जीरो मतलब था। उसने उस बेचारे एजेंट का चेहरा पकड़ा और उसे ऐसे फेंक दिया जैसे कोई ट्रैश बैग हो। अब वो पुअर एजेंट पछता रहा था कि काश उसने पहले ही हेडक्वार्टर्स को कॉल कर दिया होता। ये पूरा मामला उसके पे ग्रेड से बहुत ऊपर था। दोजिन जाते जाते उसे एक आखिरी बार घूरता है, सोचता है कितना वीकलिंग है ये। वो कमजोर एजेंट शायद हाथ तोड़वा बैठा था, फिर भी जोर जोर से धमकियां दे रहा था कि वो डोजिन को पकड़कर बिहाइंड बार्स चलवा देगा। सीन कट होकर आता है सोल गैशन डिजिटल कॉम्प्लेक्स, ग्यूमचन डिस्ट्रिक्ट। ये विशाल बिल्डिंग अब हीरो कॉम्प्लेक्स कहलाती है। यहाँ मैजिक स्टोन्स और गेट्स से निकली हर चीज की ट्रेड्स होती हैं, और आजकल तो जगह फुल बिजी रहती है। इसी जगह डोजिन एक स्टोर की तरफ बढ़ रहा होता है जहाँ मैजिक स्टोन्स खरीदे बेचे जाते हैं। अंदर पहुंचते ही उसका स्वागत एक टिपिकल जीन्सी बंदे से होता है जो इंस्टा रील्स में दिमाग सड़ा रहा था। डोजिन के स्टोन्स बेचने की बात करते ही दुकानदारी चालू। ओनर तुरंत अपनी दुकान की तारीफें शुरू कर देता है कि उनके रेट्स पूरे देश में सबसे हाई हैं। दोजिन लो ग्रेड जेम जिन पर मॉन्स्टर का खून लगा था काउंटर पर डाल देता है। मालिक का चेहरा एकदम खट्टा पड़ जाता है, जैसे किसी ने पीछे से ठोक दिया हो। खून देखकर उसे घिन आ रही थी, फिर भी कंप्लेंट नहीं करता और प्रोसेस शुरू कर देता है। पूछता है, कॉफी चाहिए? थोड़ी देर बाद डोजिन आराम से कॉफी पी रहा होता है और ऑनर बड़े ध्यान से स्टोन को साफ कर रहा होता है। आखिर में हिसाब निकलता है 12 लो ग्रेड, 16 मीडियम ग्रेड और 5 अपर प्लस लोअर ग्रेड स्टोन। 40% कमीशन काटकर डोजिन को मिलेंगे, करीब 5.5 मिलियन वोन। लेकिन भाई को 40% देना बिल्कुल फेयर नहीं है लगता है। शिकारी वो, मेहनत उसकी, फिर ये बंदा आधा पैसा लेने की सोच भी कैसे सकता है? ओनर फिर भी शान से बोलता है कि वो तो एहसान कर रहा है क्योंकि बाकी सारे कॉम्पिटिटर्स तो 45% या उससे भी ज्यादा काटते हैं। वो दुकानदार इतना ओवर कॉन्फिडेंट था कि बोल देता है अगर दोजिन को प्राइस पसंद नहीं तो स्टोन्स वापस ले जाए, क्योंकि उसके हिसाब से उससे ज्यादा कोई देने वाला है ही नहीं, या फिर यही उसका बड़ा दावा था। लेकिन हमारा लड़का इस ट्रैप में फंसने वाला नहीं था। वो तुरंत अपने प्रेशियस स्टोन्स वापस बैग में भरने लगता है। अपनी चालें फेल होती देख वो घटिया दुकानदार दोजिन का हाथ पकड़ लेता है और पैसे मांगने लगता है। 30,000 वोन एप्रिसल के और ऊपर से 10,000 कॉफी के। साथ ही रोना शुरू की ब्लड साफ करने में उसका एक्सपेंसिव टॉवल भी खराब हो गया। सब जोड़कर उसका हिसाब कहता है दोजिन उसे करीब 3,50,000 वोन देता है। लेकिन भाई बिल्कुल नहीं मानता। वो ऐसी बकवास डिमांड्स का 1 इंच भी जवाब देने वाला नहीं था। कुछ न चलते देख वो दुकानदार अब स्ट्रीट लेवल थ्रेट्स पर उतर आता है। बोलता है उसके पास सी क्लास हीरो है जो उसकी गार्ड टीम है। और तभी पीछे का दरवाजा खुलता है। 3 मोटे तगड़े बंदे अंदर आते हैं, पूछते हुए कि किसने बुलाया। अगर कोई ट्रबल कर रहा है तो वो उसको संभाल लेंगे। दोजिन बस ठंडी धारदार नजर मारता है दुकानदार को, और दुकानदार भी उसी इंटेंसिटी में स्टेयर बैक करता है। कुछ सेकंड के लिए ही सीन कट होता है और मालिक का चेहरा अब पूरा पसीने में भीगा, डरा हुआ नजर आता है। अभी थोड़ी देर पहले खुद को मेन कैरेक्टर समझ रहा था, लेकिन दोजिन ने उसकी 3 पिग गार्ड्स को बिना एक पसीना बहाए उठाकर पटक दिया। अब साफ हो गया कि असली एमसी कौन है। फिर डोजिन काउंटर पर जाता है और प्यारे से स्माइल के साथ कमीशन को सीधा 1% पर नेगोशिएट कर देता है। और ऑब्वियसली जब दोजिन जैसी आंखें सीधे तुम्हारी सोल में घुस रही हो तो बार्गेन करने की हिम्मत किसकी होती है? डील हो जाती है और वो पूरा माल जो उसने पसीने से नहीं फिस्ट से कमाया लेकर बाहर निकल जाता है। एक मोटा सा नोटों का बंडल उसके हाथ में चमक रहा। घर पहुंचते ही उसकी दादी और बहन दोनों अमाउंट देखकर दंग रह जाती। ग्रैंडमा पा को तो शक होने लगता है कि शायद पैसे फेक हों, लेकिन डोजिन तुरंत झूठ कर देता है। कहता है उसने किसी दोस्त को लोन दिया था जिसने बिजनेस शुरू किया और अब अच्छा चल रहा है। दादी को पता भी नहीं होता कि उसका पोता किसी दोस्त के नाम पर झूठ ही मार रहा है। थोड़ी पूछताछ के बाद ग्रैंडमा चुप हो जाती है, कम से कम बड़े सवालों पर तो। उधर उसकी छोटी बहन अपने बड़े भाई पर पूरी तरह से फूली नहीं समा रही, क्योंकि अब उनके घर में फाइनली मनी रेन हो रही थी।
भाई अपने छोटे बहन के सिर पर हाथ फेरता है और उसे ड्रीम दिखाता है कि अब से उनकी लाइफ फुल ऑन लग्जरी मोड में जाएगी। छोटी तो बस खुशी से उछल रही थी, आखिर अमीर बनने का सपना पूरा जो हो रहा था। उसे इतना खुश देखकर दोजिन को एहसास होता है कि वो उस वादे को पूरा करने की तरफ बढ़ रहा है जो उसने एक बार किया था। उसे वो आखिरी वर्ड्स याद आते हैं उस बॉडी के असली मालिक के, जिसका डाइंग विश था कि उसकी ग्रैंडमा और उसकी हाफ सिस्टर यूनियोंग हमेशा सुरक्षित और खुश रहें। वो बेचारा तो गायब ही हो गया इससे पहले कि डोजिन कुछ कह पाता, और जब वो जागा वो बन चुका था एसईओ डोजिन। अब उसका एक ही मिशन है, इस छोटी फैमिली को सुरक्षित और कंफर्टेबल लाइफ देना। इसके लिए वह चाहता है कोरिया का सबसे सुरक्षित घर खरीदना, जिसकी कीमत है पूरे 110 अरब वॉन। और पैसे कमाना उसके लिए मुश्किल नहीं, बस अपनी ओरिजिनल स्ट्रेंथ वापस आ जाए। ये दुनिया काफी हद तक उसकी बर्बाद हुई ओल्ड दुनिया जैसी है, बस फर्क ये है कि यहाँ के रिफ्ट्स, गेट्स और मॉन्स्टर्स थोड़े कमजोर हैं। एक ऐसे आदमी के लिए जिसे अपनी पिछली जिंदगी में सोर्ड गॉड कहा जाता था। ये दुनिया तो बस एक छोटा सा सैंड बॉक्स है। अभी तक वो अपनी असली पावर का सिर्फ 1/10 इस्तेमाल कर रहा था। तभी दरवाजे पर नॉक होती है। कोई एसईओ डोजिन से मिलना चाहता है। भाई उठकर दरवाजा खोलता है। बाहर 2 थग्स खड़े होते हैं। ये लोग पैसे वसूलने आए थे, पूरे 48 मिलियन वॉन की इनसेन डिमांड लेकर। डोजिन समझ जाता है कि ये पक्के लोन शार्क्स हैं। असल एसईओ डोजिन ने अपनी ग्रैंडमा के हॉस्पिटल बिल्स के लिए बस 5 मिलियन वॉन उधार लिया था, लेकिन ये गधे लोग इतना इंटरेस्ट जोड़ चुके हैं कि अमाउंट 10 गुना हो गई। उन्हें भी पता है कि डोजिन गेट्स से पैसा कमा रहा है, क्योंकि सब कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है। सो दे वांट हिम टू पे अप, लेकिन रिपेमेंट में उन्हें मिलता है सिर्फ एक जॉ शैटरिंग मुक्का। वो एक पंच बड़े वाले थग को उड़ाकर फेंक देता है। उसका साथी डर के मारे पत्थर बन जाता है। डोजिन उसे घूरकर याद दिलाता है कि ओरिजिनल लोन में से 9 मिलियन वॉन पहले ही वापस हो चुके हैं। तो अगर दिमाग लगाए, असली में पैसे तो उन्हें डोजिन को देने चाहिए थे, इंटरेस्ट के साथ। फिर वो दुबले से थग को एक और पंच मारता है, जिससे वो लिटरली रोने लगता है। डोजिन उससे कहता है अपने बॉस से कहना कि अब डोजिन खुद उससे मिलने आ रहा है। सीन फिर कट होकर एक भीड़ भाड़ वाले शॉपिंग मॉल पर जाता है। वहां हम छोटी सी प्यारी यूनियोंग को टेडी बेयर स्टोर में चमकते हुए देखते हैं। डोजिन आज उसे पूरी शॉपिंग स्प्री पर लाया है। आज के दिन वो जो चाहे, जितना चाहे, सब ले सकती है। जानते हो, हमारा भाई अपनी पिछली जिंदगी में इतना सॉफ्ट हार्टेड पूकी टाइप नहीं था। असली डोजिन की यादों ने उसके सूखे दिल में फिर से इमोशंस भर दी। इसीलिए उसे यूनियोंग के साथ इतना प्यारा बर्ताव करते देख उसके दिल में सच में वार्मथ आती है, भले ही वो उसकी सिर्फ हाफ सिस्टर हो। इसीलिए वो तय कर चुका है कि वो इस छोटी बच्ची को उतना प्यार देगा जितना वो दे सकता है। छोटी आखिरकार एक स्टफ्ड टॉय चुनती है, एक छोटा सा प्यारा बनी, बहुत मॉडेस्टली से, ताकि ज्यादा महंगा ना हो। लेकिन डोजिन खुद उसके लिए एक बड़ा वाला प्लश टॉय उठा लेता है। उसे नहीं चाहता कि लड़की कभी भी होल्ड बैक करे। आज उसका दिन है, पैसे वैसों की टेंशन नहीं, जो दिल करे वो ले। शॉपिंग के बाद दोनों अच्छा सा खाना भी खा रहे हो, तभी एक अनजानी आवाज पीछे से डोजिन का नाम लेती है। एक मिडिल एज्ड औरत, पीछे बॉडीगार्ड्स की पूरी टोली के साथ। हल्की मोटी सा दिखने वाली ये मिल्फ टाइप औरत सीधा वही टिपिकल ट्रैश टॉक शुरू कर देती है। पहले तो वो डोजिन की ड्रेसिंग सेंस पर तंज कसती है, फिर छोटी लड़की को घूरते हुए पूछती है कि ये कौन है, और तो और सीधे बोल देती है किसी को प्रेग्नेंट करके बच्ची पैदा की होगी, जैसे तेरी माँ ने तुझे पैदा किया था। ये सुनकर किसी का भी दिमाग फट जाए। हमारा लड़का तो और भी भड़क जाता है। उधर यूनियोंग को तो समझ ही नहीं आ रहा कि ये आंटी आखिर है कौन और रैंडम पंगा क्यों ले रही है। मिल्फ फिर यूनियोंग की तरफ मुड़कर उसका नाम पूछती है। लड़की धीरे से कहती है ली यूनियोंग। ये सुनते ही उसे पता चल जाता है कि ये डोजिन की बहन है। आदत से मजबूर वो यूनियोंग के कपड़ों पर भी ताना मार देती है, कहती है कि वो मैस लग रही है, यहाँ तक कि वो उनकी मरी हुई माँ पर भी तंज कस देती है। और ये सब डोजिन की नसों में आग लगा रहा था, लेकिन न जाने क्यों वो खुद को रोके हुए थे। उस औरत की नीच हरकतों पर रिएक्ट नहीं कर रहा था। औरत भी हैरान थी कि डोजिन अभी तक शांत कैसे है। फिर ये घटिया औरत एक कदम और नीचे गिर जाती है और एक छोटे बच्चे से हार्लेट का मतलब पूछने की कोशिश करती है। बस यही आखिरी सीमा थी। डोजिन फट से टूट पड़ता है और उसे सुनाता है, तू जैसे अगली लोग तो सीधा ऑर्क्स की ट्राइब से आते हैं। औरत का मुंह खुला का खुला रह जाता है, पूरी तरह शॉक में, दिमाग एकदम ब्लैंक। लेकिन जरा कॉन्टेक्स्ट समझ लेते हैं कि डोजिन इतनी देर से इस औरत की बकवास क्यों झेल रहा था। असल में डोजिन एक इलेजिटिमेट चाइल्ड था और बचपन से गरीबी में पला। 7 साल की उम्र में उसकी माँ मर गई और जैसे तैसे वो अपने बाप के घर पहुंचा। लेकिन उसके बाप की नई बीवी थी और घर में हर कोई उसे ऐसे अवॉइड करता था जैसे वो इनविजिबल हो। हालत तब और बिगड़ गई जब उस औरत ने एक बेटे को जन्म दिया। तब से डोजिन तो जैसे देयर फैमिली से पूरी तरह हट ही गया था। इतना कि एक दिन उसे उसी घर से निकाल दिया गया जिसमें वो पला था। फिर वो अपनी ग्रैंडमा के घर आधे बहन भाई के साथ रहने लगा। डोजिन जब इस सबको याद करता है तो उसे असली एसईओ डोजिन के लिए सच में दया आती है। इतना कुछ सहकर भी वो लड़का हंसने की कोशिश करता था, जैसे उसकी जिंदगी में कोई दर्द ही नहीं। लेकिन अब चीजें बदलने वाली। ये औरत वही स्टेप सिस्टर है। इसी वजह से डोजिन उसे अब तक झेल रहा था, लेकिन अब बस और नहीं। उसे याद आता है वही घर जहां वो इस ऑर्क जैसी औरत के साथ रहता था। और सच बोलें तो आज भी उतनी ही बकवास, उतनी ही डिस्गस्टिंग
उसकी पर्सनैलिटी गार्बेज, लुक्स ऑर्क मोड और दिमाग लिटरल पोटैटो। डोजिन सीधा उसके मेंटल पर वार करता है, बताता है कि वो खुद इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से भरी है, इसलिए दूसरों को अगली बोलकर खुद को सुपीरियर महसूस करती है। वो असल में एक गोल्ड डिगर है, दूसरों की जिंदगी पर मरने वाली अटेंशन सीकर। बस यही सच दुनिया को पता होना चाहिए। मॉल में हर कोई इन्हें घूर रहा था, जैसे पूरा मॉल का ड्रामा स्टेज यही हो। वो ऑर्क लेडी अनोयंस से फटने वाली थी कि तभी डोजिन की स्टेप मदर सीन में एंट्री मारती है। अपनी माँ को देखते ही वो ऑर्क लेडी रोने वाली लड़की बन जाती है, जैसे कोई वाइनी बिच, और शिकायतें करने लगती है कि डोजिन ने उसे बोलकर इंसल्ट किया। लेकिन उसकी माँ एक कोल्ड किलर ग्लेयर से उसे चुप करवा देती है। नॉट गना लाई, भाई की स्टेप माम तो सच में नेक्स्ट लेवल है। पहले तो मुझे लगा था ऑर्क लेडी ही उसकी स्टेप माम है, लेकिन नहीं, ये तो हॉट मामा निकली। फिर वो डोजिन की तरफ गर्मजोशी से मुस्कुराती है, इतनी फेक स्वीटनेस कि चींटी भी डायबिटीज से मर जाए। वो उसे घर वापस आने का निमंत्रण देती है, जैसे सब कुछ नॉर्मल हो। फन हैंग आउट वगैरह की बात करती है, लेकिन हमारा लड़का बहुत अच्छी तरह जानता है ये सब दिखावा है, क्योंकि असल में 12 साल तक उसे सबसे ज्यादा तकलीफ इसी औरत ने दी थी। वो औरत उसके पास्ट के घाव फिर से कुरेदने लगती है, चीजें याद दिलाती हैं जिन्हें डोजिन भूलना चाहता है। डोजिन का चेहरा अचानक पूरी तरह सीरियस हो जाता है। उसने साफ साफ कह दिया, भाग यहां से। किसी बड़ी उम्र वाली औरत को ऐसे सुना देना, उसकी इज्जत का तो सत्यानाश हो गया। मैडम बस घूमी और जितनी बची खुची इज्जत थी वही लेकर निकल ली। सच में उसे जरा भी उम्मीद नहीं थी कि डोजिन ऐसे ताबड़तोड़ जवाब देगा। वो सोच रही है, क्या ये वही लड़का है जो पहले बिना वजह थप्पड़ खाने पर भी सिर झुका लेता था? उसकी बकचोदीबाज बेटी भी पीछे पीछे निकल ली, और उनके बगल में खड़े बॉडीगार्ड्स भाई पूरे टाइम मूक दर्शक, जैसे चलती फिरती डमीज। खैर, अब वापस आते हैं हमारे बंदे पर। इन दो चुड़ैलों ने पूरा मूड खराब कर दिया था, तो डोजिन भी निकलने की तैयारी करता है। लेकिन याद रहे, उसके रिएक्शन का एक ही मकसद था, ये बताना कि पुराना दब्बू सीओ डोजिन अब नहीं रहा। अब उस घर की गंदगी को ये बात समझनी ही पड़ेगी। कट्टू, एक मर्सिडीज धड़ाधड़ सड़क पर दौड़ रही है। अंदर बैठी हैं वही माँ बेटी की बकवास जोड़ी। बेटी आग बबूला, माँ आपने उसे कुछ बोला क्यों नहीं? माँ का गुस्सा तो अलग ही लेवल पर है। वह अपने मैनेजर से पूछती है, डोजिन जिंदा कैसे है? गंजे को खुद नहीं पता, रिपोर्ट्स से तो मैच ही नहीं कर रहा। मैडम तो पूरी आग उगल रही है, कैसे जिंदा है? हमने तो काम साफ करवाया था। बेचारा मैनेजर दोबारा चेक करने का वादा करता है, इस बार काम पूरा होगा। वहीं बेटी पूरी हिल चुकी है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी माँ पर्दे के पीछे इतना गंदा खेल खेल रही है। मरने मारने की बातें सुनकर उसका दिमाग हिल गया। तभी उसकी माँ पूछ बैठती है, क्या तुझे डोजिन में दिलचस्पी है? बेटी का चेहरा गुलाबी, शर्म से नहीं डर से। असल में वह इसलिए घबराई है क्योंकि अगर दादा या पापा को पता चल गया तो उसकी खैर नहीं। लेकिन माँ उसका मुंह पकड़कर सख्त चेतावनी देती है, मेरे कामों से दूर रह, और साफ ऐलान करती है डोजिन को खत्म करना है। आज उसने जवाब देने की हिम्मत की, बस यही बात उसे अंदर तक चुभ गई। अब उसके लिए सबसे बड़ा बदला डोजिन की मौत ही है। 10 साल पहले दुनिया सीधी कैओस मोड में चली गई थी जब पहली बार रिफ्ट दिखाई दिया। इस डरावने से दूसरे दुनिया वाले दरवाजे से निकलते थे मॉन्स्ट्रस क्रीचर्स, जिनका एक ही काम था, इंसानों को देखते ही कूट देना। उनकी दहशत रुकी नहीं, लगातार हमला, लगातार तबाही, और आखिर में पूरा वर्ल्ड तबाह हो गया। जले हुए शहर, टूटी हुई सभ्यताएं, हर तरफ बर्बादी ही बर्बादी। लेकिन जैसे अंधेरा आया वैसे ही लाइट भी आई, और ये लाइट थी हीरोज। इन्हीं हीरोज की वजह से पहली बार पता चला कि मरे हुए मॉन्स्टर्स के शरीर से मनास्टोन्स निकलते हैं। अब वापस आते हैं प्रेजेंट पर। डोजिन रास्ते में चलते चलते याद कर रहा है कि कैसे मनास्टोन्स ने पूरी दुनिया की एनर्जी सिस्टम ही बदल दी। कंट्रीज ने रिफ्ट्स पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया क्योंकि रिसोर्सेज वहीं से मिलते थे। आज की दुनिया पूरी तरह गेट्स और हीरोज पर डिपेंड करती है, और इसी वजह से हीरो बनना सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली प्रोफेशन बन गया है। रेगुलर हाई सैलरी बस हीरो बनने से ही पॉसिबल है। डोजिन अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गया, योंगडुंगपो HCS कैपिटल एस्टेब्लिशमेंट। हाँ, नाम थोड़ा टंग ट्विस्टर है, पर जल्द ही समझ आ जाएगा कि वो यहाँ क्यों आया है। बिल्डिंग में घुसते ही उसे दिखते हैं बॉस और उसके यूजलेस गून्स, पूरे लोकल गैंगस्टर वाइब्स, जैसे किसी को डराने आए हों। लेकिन हमारा भाई फुल चिल में खड़ा है। बॉस सिगरेट बुझाता है और एटीट्यूड में पूछता है, इतनी हिम्मत, हमारे गुंडों की धुलाई भी की और ऊपर से यहाँ मुंह भी दिखाने आ गया। डोजिन को जरा भी फर्क नहीं पड़ता, वो सीधा बोल देता है, असल में तो वही नुकसान में है। बॉस की तो दिमाग की रैम ही क्रैश हो गई। कौन सा नुकसान? तब हमारा भाई साफ बता देता है, मैं अपना कॉम्पेंसेशन लेने आया हूँ। तुम्हारे इन जोकरों की वजह से मुझे मेंटल, फिजिकल और मटेरियल तीनों तरह का डैमेज हुआ है। अब उसका हिसाब चाहिए। उसकी बात सुनकर बॉस को साफ दिख जाता है, ये डोजिन पहले वाला नहीं है। ना वो सॉफ्ट स्पोकन लड़का, ना वो दब्बू इंसान। कुछ बहुत बड़ा बदल चुका है हमारे बंदे में।
अब बात साफ है, ये वही लड़का है जिसने इनके भेजे गए पूरे लैकीज की ऐसी तैसी करके वापस भेजा था। सब चीजें देखकर बॉस की एक ही थ्योरी बनती है, एसईओ डोजिन ने गेट के अंदर कोई रेयर टाइप की अवेकनिंग हासिल कर ली है। ये जानते हुए भी बंदा अपनी फेक एरोगेंस नहीं छोड़ता। वो डोजिन को बोलता है कि उसकी ये नई कॉन्फिडेंस ही एक दिन उसकी बर्बादी बनेगी। कितना बड़ा हाइपोक्रिट है, उल्टा हमारे भाई को ओवर कॉन्फिडेंट बोल रहा है और अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए पीछे से एक पूरा ग्रम्पी मैन का स्क्वाड खड़ा कर देता है ताकि डर बना सके। लेकिन भाई सोर्ड गॉड की नजर से देखें तो ये सारे लड़के तो कीड़े मकौड़े लगते हैं। बॉस फिर भी बकचोदी जारी रखता है, कहता है अवेकेंड लोग भी आखिर में लो क्लास हीरोज की तरह मर जाते हैं और उसकी ऑर्गेनाइजेशन तो एक डी क्लास हीरो को जूते की तरह कुचल सकती है। उधर डोजिन आराम से सोफे पर बैठा है, 5 लोगों की डेथ स्टेयर को फुल इग्नोर मोड में, और बिना कोई इमोशन दिखाए वो सीधे बॉस को कमांड देता है, बैठ जा वापस। बॉस की तो बोल्टी बंद। इस लड़के का टोन देख के हैरान। डोजिन की सीरियस आंखें बता रही हैं, मैं अभी खत्म नहीं हुआ। इतने में एक बंदे की हिम्मत फूट पड़ती है, वो हमारे भाई को चैलेंज करने के लिए आगे बढ़ता है। डोजिन बड़े मजे से अपनी ग्लासेस उतारता है और अगला ही मोमेंट भाई उसके मुंह पर माइक टाइसन बैलिस्टिक यूनिवर्सल मशीन गन रॉकेट पंच 9000 जड़ देता है। साला उड़ ही गया। बाकी 4 बंदे सीन फ्रीज में खड़े, ये क्या हुआ, और मजा यहीं खत्म। डोजिन एक एक करके उनकी बैटरी निकाल देता है, दूसरा बंदा भी हवा में उड़ जाता है। सबसे कमाल की बात, इनकी धुलाई करते हुए भी भाई पूरे काल्म मोड में अपनी बात समझा रहा है। साइड बाय साइड एक्सपोज भी करता जा रहा है कि उनका ये मनी लेंडिंग बिजनेस सिर्फ कवर है, असली काम है काउंटरफिट आईडीज का शेडी काम। एक ऑरेंज हेयर्ड पंक को पंच मारते हुए वो पूरा सच सामने रख देता है और आखिर में बॉस की तरफ देखकर बोलता है मुझे एक हीरो आइडेंटिटी चाहिए, ऑफिशियली रजिस्टर होना है और लेजिट पैसे कमाने हैं। आखिरी बंदे का वार डोजिन ऐसे डॉज करता है जैसे ये कोई वार्म अप हो। अगले ही सेकंड भाई उसे ट्रिपल पावर वाला प्यार लौटाते हैं बस। और इसी तरह पूरी गैंग को डोजिन ने अपनी स्पेशल स्लीपिंग रूटीन पर भेज दिया। 100% सफलता दर। अब भाई अपनी डिमांड आगे रखता है, उसे एक फूल प्रूफ आइडेंटिफिकेशन चाहिए, ऐसा जो फ्यूचर में कभी प्रॉब्लम न खड़ी करे। बॉस तो शॉक में जड़ हो चुका है। कुछ सेकंड में ये लड़का 5 बंदों को पार्क कर गया। डोजिन उसे रिमाइंड करता है कि उसके पास सिर्फ एक दिन है उसकी नई आइडेंटिटी तैयार करने के लिए। वैसे कुछ बंदे लड़ाई में कूदे ही नहीं, ये भी बड़ी बात है, वरना ऐसी दुनिया में तो लोग लेवल एक रूकीज होते हुए भी भगवान को चैलेंज कर देते हैं। बॉस अपनी ही सोचों में खो गया और उसे एहसास होने लगता है कि डोजिन की स्ट्रेंथ कम से कम बी क्लास के आसपास है। इतना लॉस्ट हो गया कि डोजिन को बोलना पड़ा, भाई स्नैप आउट ऑफ इट। बॉस तुरंत काम लेने के लिए तैयार भी हो जाता है। फिर डोजिन उसके कंधे पर हाथ रखता है, शब्द स्वीट पर एक्सप्रेशन इतना टेरिफाइंग कि आदमी की रूह कांप जाए, और पूछता है होंग ही जो मेरी स्टेप मदर, क्या उसी ने मुझे मरवाने का ऑर्डर दिया था? और ये तो पहले ही कंफर्म था। उसकी अर्लियर बातचीत सुनकर हमें पता है कि हाँ वही मास्टरमाइंड है। बॉस पहले तो चुप रहता है, लेकिन डोजिन की पकड़ इतनी टाइट हो जाती है कि उसकी चीख निकल जाती है। उसके पीछे खड़े उसके स्क्रब्स भी बेबस नजर आते हैं, और सच कहूं तो इन सबको अपने बार्बर भी बदल लेने चाहिए। आखिरकार बॉस टूट जाता है और पूरा प्लान उगल देता है। ये औरत चाहती थी कि डोजिन की फाइनेंशियल हालत इतनी खराब हो जाए कि वो मजबूरी में खुद ही अपनी लाइफ खत्म कर ले। दिस इज सम नेक्स्ट लेवल इविल शिट, वो भी एक बेटे के लिए, चाहे वो उसे नापसंद ही क्यों ना हो। डोजिन ये सुन के उसे छोड़ देता है और पूछता है कि क्या उसे गेट के अंदर बंद करवाना भी उसी की साजिश थी। बॉस तुरंत इनोसेंट पपी बन जाता है, कहता है कि अगर डोजिन गेट में मर जाता तो उसे एग्जीक्यूशन पेमेंट भी नहीं मिलता, यानी उसे गेट में मरवाने से कोई फायदा नहीं। ये बात सुनकर डोजिन थोड़ा सोच में पड़ जाता है। फिर वो एक नाम बोलता है, कंग छियोलवू, वही आदमी जिसने उसे सबसे पहले गेट तक ले गया था। डोजिन अब उससे मांगता है कि कल तक छियोलवू के बारे में हर एक जानकारी टेबल पर होनी चाहिए। 2 डिमांड्स साफ साफ बताकर भाई बड़े ही सभ्य अंदाज में निकल जाता है और पूरा रूम उस डर और दबदबे को महसूस करता है जो डोजिन के अंदर आते वक्त बिल्कुल 100% भी नहीं था। उस बातचीत के बाद डोजिन फिर से गहरे थिंकिंग मोड में चला जाता है। असली एसईओ डोजिन की सिर्फ एक ही इच्छा, अपनी छोटी बहन और अपनी प्यारी दादी को किसी भी कीमत पर प्रोटेक्ट करना। ऊपर से जो जो उसके साथ हुआ उससे बस उसकी जिंदगी की दुख भरी लेयर्स और साफ दिख जाती है कि इतना छोटा बच्चा कितना कुछ अकेले सहता आया। लेकिन कोई टेंशन नहीं, क्योंकि सोर्ड गॉड अब सब कुछ ठीक करने के लिए तैयार। अगले ही दिन गेस व्हाट, हमारा लड़का ऑफिशियली रजिस्टर्ड हंटर बन चुका है और साथ ही उसको बी रैंक रेटिंग भी मिल गई, जो काफी कन्वीनियंट है क्योंकि बाकी स्टोरीज में तो एमसी को जानबूझकर सबसे नीचे का रैंक दे दिया जाता है सिर्फ स्टाइल दिखाने के। वो अपना कार्ड मशीन पर टैप करता है और सिस्टम उसकी आइडेंटिटी को तुरंत रिकॉग्नाइज कर लेता है, लेकिन साथ ही वार्निंग भी देता है कि उसका रैंक उस डेंजरस क्वेस्ट के मुकाबले काफी कम है जिसमें वो घुसने वाला। डोजिन को ये सारी वार्निंग्स काफी इरिटेटिंग लगती। उसे लग रहा होता है शायद उसे उस कमीने से हायर रैंक लेने के लिए जरा और प्रेशराइज करना चाहिए था ताकि ऐसी प्रॉब्लम्स ना आए। सिस्टम बार बार बोलता है मत जाओ, ये गेट तुम्हारे लेवल से बहुत ऊपर है, लेकिन हमारा डोजिन उसे
उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, सीधा निकल लेता है। अब बात करते हैं नाइट आइलैंड गेट की। ये गेट सिर्फ बी रैंक का है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर बी रैंक हंटर इसमें सरवाइव कर सकता है। हीरोज को हमेशा गेट के एक्चुअल रैंक से एक क्लास ऊपर होना चाहिए, सेफ्टी रीजंस के लिए। डंजन की स्केल डी रैंक मानी जाती है, यानी जगह बहुत फैलाव में है और सोलो हंटिंग काफी मुश्किल है। अच्छी बात यह है कि ये टनल्स के रूप में बना है, तो सोलो रन थोड़ा मैनेजेबल हो जाता है। गेट की कॉम्प्लेक्सिटी देखते हुए आइडियली तो एक ए रैंक हीरो को मिशन लेना चाहिए था, लेकिन रिस्क और डेंजर जैसे वर्ड्स डोजिन की डिक्शनरी में होते ही नहीं। वर्स्ट केस उसे एक संकरे टनल में मॉन्स्टर की पूरी आर्मी से लड़ना पड़े, जहां हिलने की भी स्पेस मुश्किल से मिले। और फिर आता है उसका पहला ऑनफेपोनेट, एक ह्यूज सर्पेंट जिसके चारों तरफ फैली हुई है कैओटिक पर्पल ऑनरा। ज्यादातर हीरो इसे देखते ही डर से कांप जाते, लेकिन डोजिन वो तो इसे गुड लक समझकर मुस्कुरा देता है। हाई डोजिन अपने गॉन्टलेट्स कस लेता है। वो जायंट सर्पेंट अकेला नहीं है, उसके साथ पूरी एलियन मूवी वाली जीभें निकालते हुए क्रीपी साथियों की पूरी पार्टी खड़ी है। मॉन्स्टर्स पूरी कोशिश करते हैं उसे अटैक करने की, लेकिन सच बोले तो पॉइंटलेस है, क्योंकि हमारा बॉय तो एकदम किलिंग मशीन बन चुका है। वो मॉन्स्टर्स को ऐसे उड़ा रहा है और साइड साइड में माना स्टोन्स कलेक्ट कर रहा है, जैसे ये क्रीचर्स कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। ब्लैक किलिंग वाइपर ये वैरायटी फेमस है अपने हाइपर एक्टिव पैरालिसिस पॉइजन के लिए। जरा सा टच भी किसी को जमीन पर धड़ाम कर सकता है, लेकिन डोजिन बंदा एकदम बुलेट स्पीड में चार्ज करता है और फुल स्विंग से मॉन्स्टर को स्लाइस एंड डाइस कर देता है। कुछ सेकंड्स में ही पूरा सर्पेंट 2 टुकड़ों में बिखरा पड़ा है और चारों तरफ खून ही खून। विक्ट्री के बाद डोजिन अपने इक्विपमेंट पर नजर डालता है। वो 3 लाख वॉन वाले ग्लव्स सरप्राइजिंगली पॉइजन को ब्लॉक करने में मास्ट काम कर रहे हैं। प्राइस के हिसाब से वैल्यू फॉर मनी निकले। फिर वापस हंटिंग मोड ऑन। आगे 4 और अगली लिम्बलेस लिजर्ड्स खड़े हैं। डोजिन उनके सर ऐसे फोड़ता जाता है जैसे बलून हो। ब्लड फाउंटेन एवरीवेयर और एक एक करके सारे वाइपर्स आफ्टर लाइफ की वन वे ट्रिप पर। फिर बंदा खड़ा होकर मॉन्स्टर्स के फ्लैश में क्लॉ मारकर मैजिक स्टोन्स ढूंढने लगता है, पर डिसअपॉइंटमेंट कुछ नहीं मिलता। और रूल्स भी यही कहते हैं। इस वर्ल्ड की प्रीवियस सेटिंग में इन मॉन्स्टर्स का मैना स्टोन ड्रॉप रेट सिर्फ 3% है, मतलब एक लूट के लिए हंड्रेड्स मारने पड़ेंगे। आगे बढ़ते हुए उसे दिखता है मिस्टर बोनहेड। व्यूअर सोचेगा बॉस होगा, बट डोजिन का रिएक्शन, बॉस तू? एक ओवरसाइज्ड सर्पेंट। भाई साहब आंसर भी दे दे जैसे दोस्त हो। खैर डोजिन को यह बड़ा सा सांप अच्छा लगता है, कम से कम रास्ता भटकने का डर नहीं। वो बिना वेट किए इमीडिएट स्ट्राइक में जाता है। प्लेन सिंपल, जल्दी लड़ाई खत्म, जल्दी घर। पर ट्विस्ट, ब्रूटल पंच लैंड करने के बावजूद स्नेक पर 0 इफेक्ट। इंस्टेड सर पर एकदम से टैटू रजिस्टर कर दिया। प्योर डिसरिस्पेक्ट के साथ डोजिन हवा में होता है, डॉज कर नहीं सकता, और वही मौका लेते हुए सर्पेंट अपनी टेल से उसे उठाकर दीवार में पटकर मार देता है। डोजिन जमीन पर धड़ाम से गिरा पड़ा है और शायद इस क्रैश लैंडिंग ने उसे एक सॉलिड रियलिटी चेक दे दिया कि बॉस मॉन्स्टर बिल्कुल बाकी वाइपर्स जैसा नहीं है। सामने खड़ा वो जायंट सर्पेंट अपने पॉइजनस फैंग्स बाहर निकालकर ऐसे हिस करता है जैसे एवरेज गर्लफ्रेंड जब भूखी हो। बॉस मॉन्स्टर उसे चबाने के लिए डाइव मारता है, लेकिन डोजिन लास्ट सेकंड पर साइड हो जाता है। इवेजन का पूरा मोमेंटम यूज करके वो वापस घूमा और एक पावर पंच जड़ दिया, जिससे मॉन्स्टर के हार्ड शेल पर और गहरी क्रैक्स पड़ जाती है। इस सेकंड अटैक के बाद एक बात साफ हो जाती है, बॉस का आउटर शेल असामान्य रूप से टफ है, इतना टफ कि डोजिन अपने करंट लेवल पर एक ही वार में इसे पियर्स नहीं कर सकता। सिचुएशन उलटी पड़ जाती और वो सोचना शुरू करता है कि स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ेगी। अगर वो अपने ओरिजिनल स्ट्रेंथ सोर्ड गॉड फॉर्म में होता तो इस बीस्ट को वो फ्लोर मॉप की तरह साफ कर देता। तभी उसकी नजर पड़ती है उस फॉलन वॉरियर की सोर्ड पर, जो बॉस से लड़ते लड़ते जान दे गया। और यही वो मोमेंट है जहां व्यूअर्स समझते हैं वो सोर्ड गॉड कहलाता है, फिस्ट गॉड नहीं। सोर्ड लठ जैसी खराब हालत में है, लेकिन डोजिन मानता है ब्लेड की वैल्यू उसके विल्डर से होती है। वो टूटी फूटी तलवार उठाता है, उसे हाथ में घुमाता है और उसी कॉन्फिडेंस के साथ मॉन्स्टर की तरफ बढ़ता है। बॉस एक बार फिर बिजली की स्पीड से झपटता है, लेकिन डोजिन हवा में उछलते हुए डिक्लेयर करता है, बी प्राउड, मैं तुम्हें सोर्ड से मारने जा रहा। सोर्ड की हालत भले ही खराब हो, लेकिन अगले ही पल डोजिन इतनी तेज चमकती हुई स्लैशेस बरसाता है कि पूरा स्नेक लिटरली एविसरेटेड हो जाता है। सीरियस लड़ाई का एंड एक मजेदार सीन में बदल जाता है। पीछे बॉस मर रहा है और सामने डोजिन की सोर्ड धूल में बदल रही। बॉस को खत्म कर लेने के बाद डोजिन एक स्मार्ट काम करता है, जो आजकल के ज्यादातर प्रोटैगनिस्ट्स सोचते भी नहीं। वो मॉन्स्टर का एक फैंग तोड़कर अपने साथ ले जाता है। सोचता है थोड़ी रिफाइनमेंट के बाद ये एक बढ़िया शॉर्ट स्वॉर्ड मटेरियल बन सकता है। दिस इज हिज रिवॉर्ड फॉर दिस हंट। गेट से बाहर निकलते ही रात हो चुकी है, तारे चमक रहे हैं, पता ही नहीं चला बी रैंक गेट में इतना टाइम निकल गया। बट इस पूरी फाइट ने उसके अंदर एक चीज पक्की कर दी, वह अपनी ओरिजिनल स्ट्रेंथ फिर से हासिल करेगा। पूरा पावर, पूरा हेल्थ, एकदम पुराना सोर्ड गॉड मोड। और एक छोटी सी खुशी भी, अच्छा हुआ उसके पुराने दोस्त इस वीक वर्जन
वर्जन को नहीं देख पाए, वरना ये तो फुल ऑन एम्बैरेसमेंट हो जाती। शिकार से लौटने के बाद वो मैजिक स्टोन्स की जांच करवाने और बेचने जाता है। उसके सामने एक और हीरो खड़ा है जो अपना बड़ा सा मैजिक स्टोन का ढेर जमा कराने आया है। सस्ता सा कमीना रिसेप्शनिस्ट उसे घास तक नहीं डालता और बताता है कि कमीशन रेट एक ही है, सीधे 40%। सीधा साधा लड़का भी तुरंत समझ जाता है कि यह रेट पूरी तरह लूट है। वो अपनी चिंता जताता है और खुद को एक सामान्य आदमी बताता है। रिसेप्शनिस्ट बिल्कुल वही बात दोहराता है जो उसने डोजिन से कही थी कि उनका रेट तो असल में सभी अप्रेजल सेंटरों में सबसे कम है। गेट सेंटर में रेट 5% है, लेकिन वो टैक्स के बिना है। इस बेईमान अप्रेजर की नजर में ये डील हीरोज के लिए बहुत बढ़िया कमाई करवाता। वो पैसे हीरो को थमा देता है जो ज्यादा शिकायत नहीं करता, बस चिंतित होकर उसके बिगड़े हुए चेहरे के बारे में पूछता है। मजेदार बात यह है कि यह आदमी पिटाई खाने के बाद भी वही रटा रटाया डायलॉग बोल रहा है। वो इसे हल्का बनाकर कहता है कि एक साइकोपैथ ने पहले उसके गार्ड्स को उड़ा दिया और फिर उसे ये हालत। हीरो को लगता है ये तो रिसेप्शनिस्ट की गलती है कि उसने सी रैंक लेवल पर ऐसे घटिया गार्ड रखे हुए। आखिर उनके संसार में सिर्फ रैंक ही सब कुछ नहीं होता, स्किल भी बहुत बड़ा फैक्टर है। असल में रैंक किसी की असली क्षमता को ठीक से दर्शाती ही नहीं, इससे केवल सिस्टम बनाए रखने के लिए अपडेट किया जाता है। हीरो समझदारी से बताता है कि एक ही रैंक वाले लोगों की स्किल और क्षमताओं में बहुत अंतर होता है, इसलिए सबके साथ एक जैसा व्यवहार नहीं किया जा सकता। फिर फर्क है एक निकम्मे वॉच गार्ड में जो दुकान पर बैठा दिन काटता है और एक असली हीरो में जो रोज रोज जान जोखिम में डालकर राक्षसों का शिकार करता है। हालांकि ये आदमी उसे अच्छी सलाह दे रहा था, लेकिन रिसेप्शनिस्ट जैसे कोई जोकर हो, बस चाहता है कि वो चुप हो जाए और यहाँ से निकल जाए। हीरो भी चला जाता है। जाते जाते कहता है कि अगर कभी मदद चाहिए तो बता देना। इतने में हमारा लड़का वहीं से गुजरता है, हमेशा की तरह ठंडे चेहरे के साथ। उसे देखते ही रिसेप्शनिस्ट एकदम से सिहर जाता है और डर के मारे उछल पड़ता है। वह डोजिन की तरफ उंगली करके चिल्लाता है कि यही वो साइकोपैथ है जिसने उसका पूरा हुलिया बिगाड़ा। पीछे मुड़कर दोनों को देखते हुए हीरो असल में काफी प्रभावित हो चुका है। वह हमारे लड़के के दुबले पतले लेकिन बिल्कुल फिट शरीर को नोटिस करता है। फिर भी ये सुनकर कि उसने यहाँ के गार्ड्स को कचरा बना, वो खुद भी लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है, पूछते हुए कि क्या यही वो मुसीबत खड़ी करने वाला है। इस बंदे की एक बात डोजिन को सच में पसंद आती है। वो छोटी छोटी बातों पर ऑफेंडेड नहीं होता। उसे सच में लगता है कि डोजिन अपनी हीरो पावर्स को गलत इस्तेमाल कर रहा है और सिविलियन लोगों को बुली कर रहा है। हालांकि सच्चाई इससे एकदम उलट है, क्योंकि भाई ने बस स्टोरी का एक ही साइड देखा है। लेकिन फिर भी ऐसे रियलिस्टिक कैरेक्टर्स देखना इंटरेस्टिंग रहता है। उधर रिसेप्शनिस्ट पूरी मजे में बैठा तमाशा देख रहा है, क्योंकि ये बंदा कोई आम आदमी नहीं बल्कि 7 साल के अनुभवी हीरो है। और अगर इस आदमी के साथ यहाँ कुछ भी हुआ तो उसके पास इतनी कनेक्शंस हैं कि डोजिन का नाम सीधा ऊपर तक पहुंचा देगा। लेकिन हमारा बॉय किसी को डैम नहीं देता। वो बिना पलटे बस बोलता है, बूमर हटो सामने से। बस ये सुनकर वो वेटरन और भी प्रोवोक्ड हो जाता है, क्योंकि अब तो सच में लग रहा है जैसे डोजिन उसको एसहोल बना रहा है। डोजिन पूछता है तो बदला लेने का प्लान है क्या। ये सुनकर हीरो के अंदर की रेज भड़कती है, लेकिन फिर उसकी एक्सपीरियंस उसे याद दिलाती है कि हीरोज के बीच लड़ाई ऑलमोस्ट हमेशा मौत पर खत्म होती है और उसकी डेथ रेट मॉन्स्टर्स से भी ज्यादा होती है। ये बात दिमाग में आते ही बंदा तुरंत कूल डाउन हो जाता है और चुपचाप मुड़कर निकल लेता है, जबकि रिसेप्शनिस्ट का तो चेहरा सूख गया। डोजिन फिर उस स्लीजी अप्रेजर की तरफ मुड़ता है, तो तेरी भी कोई प्रॉब्लम है क्या। जवाब देने से पहले ही डोजिन उसके मुंह पर एक बैग फुल ऑफ मैजिक स्टोन्स रख देता है, हाई ग्रेड वाले, वो भी सारे के सारे। अब रिसेप्शनिस्ट के दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा है, ये बंदा है कौन। गिनती करने पर टोटल निकलता है 150 मिलियन वोन। सुनने में तो बहुत लगते हैं, पर डोजिन के लिए ये पूरे दिन की हंटिंग के हिसाब से बहुत कम है। वो कैश मांगता है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट उसे याद दिलाता है कि पहले कमीशन रेट लगेगा। ये सुनते ही डोजिन की आंखों में एक स्केरी लुक आता है। फिर उसे याद आता है, अरे डील तो 1% वाली है। सुनते ही भाई फिर से चिल हो जाता है। ठीक है, बाकी अमाउंट जल्दी दे दो। अब अप्रेजर के दिमाग में तो ये चल रहा है कि काश मैं इसको पकड़कर बीट द शिट आउट ऑफ हिम कर पाता, लेकिन हकीकत में वो सिर्फ अपने इमेजिनेशन में ही कर सकता है। तभी रिसेप्शनिस्ट बोलता है कि इतनी ह्यूज अमाउंट के लिए अपर मैनेजमेंट अप्रूवल चाहिए होगा। बिना एक सेकंड भी वेस्ट किए डोजिन जोर से बोल देता है कि अप्रूवल यहीं अभी चाहिए। घबराया हुआ एम्प्लॉय तुरंत अपने बॉस को फोन लगाता है और धीरे धीरे पूरी सिचुएशन समझाता है, लेकिन डील स्मूथ होने ही वाली थी कि डोजिन बीच में फोन छीन लेता है और सीधे बॉस से बोलता है, पेमेंट जल्दी करो। बॉस को कोई दिक्कत नहीं, वो मान भी जाता है, बस ये चाहता है कि फोन एम्प्लॉय को वापस दे दिया जाए। डोजिन बड़े आराम से फोन लौटाता है, लेकिन लौटाता कैसे है, सीधा दीवार पर स्मैश कर देता है। एक्सीडेंटली ना, सबको पता है ये प्यूरा इंटेंशनल था। एम्प्लॉय अपने टूटे हुए फोन को देखकर लिटरली शिवर कर रहा है, जबकि डोजिन उसे कामली कहता है, अब अप्रूवल मिल गया, जल्दी कैश तैयार करो। और रिसेप्शनिस्ट बेचारा बैग्स पे बैग्स में कैश भरता जाता है। ट्रांजैक्शन खत्म होने तक वो बंदा पूरा डेवास्टेटेड बैठा है। शायद आपको उस पर थोड़ा सा पिटी आए, पर याद रखना यही आदमी रोजाना हीरोज का आधा पैसा स्कैम करता है, वो भी उनकी जान जोखिम में डालने के बाद। सो या ही इज अ टोटल स्कमबैग। 10 मिनट बाद बॉस फाइनली अपनी दुकान पहुंचता है, गुस्से में लिटरली इंगेज्ड कि उसका एम्प्लॉय फोन क्यों नहीं उठा रहा। और फनीस्ट पार्ट, रिसेप्शनिस्ट उसी टाइम हार मानकर तुरंत रिजाइन डाल देता है। बॉस दीवार में घुसे हुए स्मैशर
बैटशेड फोन को देखता है और तभी उसे सब समझ में आ जाता है। वो अपना फोन निकालता है और जुयॉन को कॉल करता है उसे तुरंत बुलाने के लिए। कट टू जुयॉन, एक गॉर्जियस यंग वुमन, पर्पल पिंक बाल, पूरा सेलिब्रिटी वाइब। लोग उसे देखते ही चीखते हैं जुयॉन और उसके आउटफिट पर लिटरली मर मिटते हैं। एंड ऑनेस्टली शी लुक्स डोप एज हेल। स्टोर पहुंचते ही रिसेप्शनिस्ट तो इतना स्टन हो जाता है कि लगभग जमीन पकड़ ले। शी कैजुअली स्माइल्स एंड ग्रीट्स हिम और वही स्माइल समझा देती है कि लोग क्यों इतना फस कर रहे हैं, क्योंकि वो कोई रैंडम ब्यूटी नहीं, वो देश की 4th S रैंक हीरो है, अ लेजिट पावर हाउस। रूमर्स चल रहे हैं कि वो बॉस की नीस है और वो खुद कंफर्म भी कर देती। वो बताती है कि अंकल ने उसे बुलाया है एक रेकलेस हीरो को हैंडल करने के लिए। सिचुएशन जानने के लिए वो स्टाइलिश S रैंकर आराम से बैठ जाती। सीन कट्स टू आउटसाइड। हमारा बॉय अपनी कंप्लीटली रिप्ड फिजिक के साथ धूप में बैठे मेडिटेशन कर रहा है। पूरे दिन भर हंटिंग करने के बावजूद डोजिन को मिला हुआ रिवॉर्ड उतना अमेजिंग नहीं था जितनी उम्मीद थी। इसी पेस पर चलता रहा तो फ्यूचर वाकई मुश्किल लग रहा है। सबसे पहले उसे उस लेवल तक पहुंचना होगा जहां वो अकेले ही S रैंक गेट्स क्लियर कर सके। इसका मतलब उसे अर्जेंटली ट्रेनिंग करनी होगी ताकि अपनी ओरिजिनल स्ट्रेंथ वापस पा सके। और हाँ भाई, ट्रेनिंग आर्क टाइम ऑफिशियली शुरू हो चुका है। डोजुन की सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि इस दुनिया की माना डेंसिटी पिछली दुनिया के मुकाबले बहुत थिन है। मतलब चाहे वो कितना भी मेहनत से माना गैदर करे, इस स्पीड पर उसे कम से कम 3 साल लगेंगे अपनी ओरिजिनल स्ट्रेंथ के करीब पहुंचने में। और अगर हालात बिगड़ गए तो और भी ज्यादा। एक तरीका ये भी है कि वो बेहतर इक्विपमेंट हासिल करे, लेकिन दिक्कत सबसे घटिया गियर भी हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस में आता है, यानी सीधा सीधा पैसे की बर्बादी। तभी उसके शरीर में एक ठंडी सी चिल दौड़ जाती है, किसी बहुत डेंजरस प्रेजेंस का एहसास। वो फॉरेन यूनियन को लाइटनिंग स्पीड पर पकड़ता है और सभी को तुरंत घर के अंदर ले जाने को कहता है। अंदर पहुंचकर वो कमरा बंद कर देता है। ग्रैंडमा घबराई हुई पूछती है कि आखिर चल क्या रहा है। पूरा घर जोरदार क्वेक से हिलने लगता है, जिससे ग्रैंडमा डर कर पूछती है कि कहीं ये अर्थक्वेक तो नहीं। छोटी यूनियन पैनिक में है, लेकिन सच्चाई सिर्फ डोजिन जाता है। ये अर्थक्वेक नहीं है, कुछ और है। वो बाहर से आ रही टेरिफाइंग, शार्प और वायलेंट एनर्जी महसूस कर रहा है। एक रिफ्ट उनके दुनिया में खुल चुका है और सबसे बुरी बात, वो खुला है उनके घर की छत पर। प्रॉब्लम को संभालने के लिए वो फौरन बाहर भागने की तैयारी करता है और अपनी फैमिली को सख्ती से अंदर रहने को कहता है, क्योंकि बाहर हालात बेहद डेंजरस हैं। फुल स्पीड से वो रिफ्ट एंट्रेंस में कूद जाता है। पीछे से ग्रैंडमा और उसकी सिस्टर के रोते हुए आवाजें आती रहती हैं, उसका नाम पुकारते हुए। सीन कट होता है। सोल हीरो एसोसिएशन के अंदर अलार्म बज चुका है। मापो रीजन की छत पर अचानक एक नया रिफ्ट खुलने की खबर मिल चुकी है। पिछले इमरजेंसी को हुए अभी सिर्फ 63 दिन बीते। मैनेजर तुरंत आदेश देता है कि व्हाइट लाइन गिल्ड, जो सबसे पास है, उन्हें फौरन कांटेक्ट किया जाए और आसपास के हीरोज को अलर्ट करो ताकि सिचुएशन कंट्रोल में लाई जा सके। जब वो रिफ्ट की एग्जैक्ट लोकेशन चेक करता है तो देखता है कि ये किसी रेजिडेंशियल घर के ऊपर खुला है। ये उनके लिए भी बहुत ट्रिकी है, क्योंकि अगर कोई सिविलियन गलती से रिफ्ट में चला गया तो उसकी गारंटीड डिमाइज है। और सबसे बुरा, रिफ्ट किसी दूसरे को अंदर जाने ही नहीं देता। अगर अंदर मौजूद वो व्यक्ति मर जाता है तो 10 दिनों के अंदर एक भयानक मॉन्स्टर वेव बाहर निकलेगी जो पूरे इलाके में तबाही मचा देगी। वो वेव इतनी अनकंट्रोलेबल हो जाएगी कि पूरी सोल सिटी की सेफ्टी खतरे में पड़ जाएगी। मैनेजर अब ये जानने के लिए क्यूरियस है कि रिफ्ट में घुसकर एक्शन किसने लिया। पता चलता है कि ये सब एसईओ डोजिन ने किया था, क्योंकि वो उसी घर का रेजिडेंट है। उसकी ग्रैंडमा के मुताबिक वो अपने परिवार की रक्षा करने के लिए रिफ्ट में गया था। इस जानकारी से सबको लगता है कि वो कोई हीरो नहीं है, और यही बात समस्या बन जाती है, क्योंकि एक ऑर्डिनरी सिविलियन का रिफ्ट से जिंदा निकलना लगभग नामुमकिन होता है। इससे पूरा स्टाफ डिस्पेयर और हेल्पलेसनेस महसूस करता है, क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं सकते। सीन बदलता है और डोजिन की पिस्ड ऑफ स्टेप मॉम ये खबर सुनकर आग बबूला हो जाती है कि वो नई अवेकनिंग हासिल कर चुका है। उसे यकीन ही नहीं होता। उसका असिस्टेंट बताता है कि हालांकि हीरो एसोसिएशन में उसने ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, लेकिन उन्होंने कंफर्म कर लिया है कि पिछली गेट इंसिडेंट में वो सच में अवेकेंड हो चुका है। ये सुनकर उसके गुस्से का लेवल और बढ़ जाता है, क्योंकि कांग चिलवू को उसे खत्म करना चाहिए था और उल्टा वो और भी स्ट्रांग बनकर निकल आया। पूरी तरह बैटशिट क्रेजी होकर वो मेज पर मुट्ठी मारती है और चिल्लाती है कि आखिर वो लोग उसे खत्म क्यों नहीं कर पाए। ऊपर से उन्होंने पैसे भी लिए और काम भी फेल कर दिया। ये बात उसके गुस्से को और बढ़ा देती। मैनेजर ली पर दहाड़ते हुए वो कांग चिलवू को मैसेज भेजने को कहती है। अगर उसने खुद जाकर डोजिन को नहीं मारा तो उसे 10 गुना रकम लौटानी होगी। लेकिन उसकी हैरानी बढ़ जाती है जब उसका असिस्टेंट बताता है कि शायद अब कांग चिलवू से कांटेक्ट करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि एक नया रिफ्ट सीधा डोजिन के घर के ऊपर प्रकट हुआ है और ये कंफर्म हो चुका है कि वो रिफ्ट में घुस चुका है, यानी अब उसके जिंदा लौटने का सवाल ही नहीं उठता। होंग हीजू ये सुनकर खुश हो जाती है, ऑलमोस्ट रिलीव्ड, और असिस्टेंट को कहती है कि आगे की अपडेट्स तक हालात पर नजर बनाए रखें। दूसरी ओर हमारा बॉय डोजिन रिफ्ट के डोमेन में पहुंच चुका है। ये एक जंगल है, बिल्कुल वही जगह जहां वो बचपन में आराम करने आता था। फॉरेस्ट ऑफ पटिस्वा एकदम उसी तरह फिर से बना हुआ है जैसे उसने अपनी यादों में उसे छोड़ा था, आखिरी डिटेल तक।
यहाँ मौजूद रिच माना तक बिल्कुल वैसी ही भारी ऊर्जा महसूस होती है। रास्ते पर चलते हुए वो मुस्कुराता है क्योंकि उसकी मुलाकात फिर से उस ऑल पावरफुल वर्ल्ड ट्री से हो रही है। ये वही ट्री है जो प्यूरेस्ट फॉर्म में माना छोड़ता है, दुनिया की सबसे डिवाइन स्ट्रक्चर और पूरे वर्ल्ड की स्टेबिलिटी का असली कोर। पुरानी दुनिया तब तबाह हुई थी जब इसी ट्री को जला दिया गया था, जिससे मना का पूरा फ्लो हमेशा के लिए विकृत हो गया। लेकिन इस रिफ्ट डिमेंशन में ट्री एकदम ठीक है, बिल्कुल वैसा ही जैसा डोजिन की यादों में था। उसे कारण नहीं पता, लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर है, उसके पास वो मैना वापस पाने का मौका है जो उसने खोया था। ट्री के नीचे बैठकर मेडिटेशन करते हुए हमारा बॉय धीरे धीरे अपनी ताकत को और साफ महसूस करने लगता है। वो पूरे 3 दिन ऐसे ही बैठा रहा, बिना खाए पिए, बिना किसी जरूरत का ख्याल किए। पूरा 10 दिन निकल गए और उसकी सारी फोकस केवल अपनी ब्रीदिंग को हार्मोनाइज करने पर। लेकिन 10वें दिन की रात उसकी मेडिटेशन को ट्रबल ने भंग कर दिया। ये एलियन जैसे क्रीचर्स, जिन्हें बल्किना कहा जाता है, फिर से वर्ल्ड ट्री को जलाने आए, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने पुराने समय में किया था। लेकिन इस बार हमारा बॉय वहां मौजूद है और वो इस ट्रेजेडी को दोबारा होने नहीं देगा। क्रीचर्स उस पर झपटते हैं और डोजिन को अफसोस होता है कि काश उसके पास वाटर एलिमेंट सोर्ड होता तो इन्हें आराम से गिरा सकता था। लेकिन सामने खड़े जलते हुए मॉन्स्टर्स जैसी दानवी आवाजें निकालते हैं और उसके पास अब इतना मना है कि उसे किसी हथियार की जरूरत ही नहीं। ही इज द वेपन और उसके हाथ रेटेड ई फॉर एवरीवन। वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और सिर्फ अपनी मैना की अथॉरिटी से एक क्रीचर को जमीन पर पटक देता है। दूसरा क्रीचर उसकी एबिलिटी देखकर शॉक में पड़ जाता है। अब जरा देखें अभी हुआ क्या। ये टेलीकिनेसिस नहीं था, इसे मना रिलीज कहा जाता है। ये एक ब्लास्टर टाइप अटैक है जो रॉ मना को डेटोनेशन स्ट्राइक की तरह फेंकता है। काफी समय बाद उसने इस एबिलिटी को ऐसे इस्तेमाल किया क्योंकि उसके मना रिजर्व्स पहले कम थे, लेकिन बल्किना अभी खत्म नहीं हुए हैं। वो पलटकर अपने मुंह से चार्ज्ड ब्लास्ट्स फेंकते हैं रिटेलिएशन के तौर पर। ये पल्सिंग लेजर बीम सीधा हमारे बॉय की तरफ बढ़ती है, लेकिन वो पहले से भी ज्यादा काम दिख रहा है। सिर्फ उसकी मैना ही उसे किसी भी डैमेज से बचाने के लिए काफी है। क्रीचर्स की तरफ बढ़ते हुए पूरे मैना बर्स्ट में इग्नाइट होकर वो कहता है कि उसने आखिरकार वर्ल्ड ट्री को प्रोटेक्ट कर लिया है। अब वो थोड़ा खेलना चाहता है। अपनी ट्रेनिंग के फल एंजॉय करने का समय आ गया है। घिनौने बास्टर्ड्स फिर से एनर्जी ब्लास्ट तैयार कर रहे होते हैं, लेकिन हमारा बॉय दो बुल्किना को पकड़कर उनकी माउथ्स जबरदस्ती बंद कर देता है। ऐसे में उनकी खुद की एबिलिटी अंदर ही चार्ज होकर एक्सप्लोड हो जाती है और पीछे बचती है सिर्फ एक हेडलेस जलती हुई लाश। उनके कॉर्पसेस सूख कर गिरते हैं और 2 कीमती मैजिक स्टोन्स उसके हाथ लग जाते हैं। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। डोजिन अभी मजे में, क्योंकि इनको हराने पर उसे इटर्नल एम्बर जैसा रेयर लूट भी मिला है। वो खुशी खुशी मॉन्स्टर्स को काटता पीटता और एक तरफा मैसेकर करते हुए आगे बढ़ता जाता है और माना स्टोन्स का ढेर इकट्ठा करता जाता है। अंत में जब सब खत्म हो जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे उसने मानो जैकपॉट ही मार लिया हो। गिरे हुए लूट में उसे एक छोटा सा सुनहरा कॉइन सीड भी मिलता है जो चमक रहा होता है। यही है इटर्नल एम्बर। इसे हाथ में लेते ही वो अपनी पावर का एक और हिस्सा वापस पा लेता है। एम्बर को क्रश करते ही उसकी इंटरनल फ्लेम्स अनलॉक हो जाती है। वो इसके साथ जिस कैजुअल स्टाइल में खेलता है वो सच में सुकूना जुजुत्सु काइसन वाइब्स देता है। अब नॉर्मल कंडीशंस में सबसे अच्छा तरीका ये होता कि वो वर्ल्ड ट्री से मनेगाट करता रहे, लेकिन उसके शरीर की मनेगाट अब्सॉर्प्शन लिमिट फिलहाल पूरी तरह भर चुकी है। दूसरा तरीका यह है कि वह एम्बर को अब्सॉर्ब करे, जो उसकी मनेगाट को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म करके फायर मनेगाट बना देगा। और वो बिल्कुल यही करता है। उसका पूरा शरीर फ्लेम एनर्जी से भरकर दहक उठता है। पहले जीवन में उसे इस चीज की कोई जरूरत नहीं थी, इसीलिए उसने कभी इटर्नल एम्बर को सीरियसली नहीं लिया, लेकिन अब उसे पूरी तरह अब्सॉर्ब करना उसकी नेसेसिटी बन चुकी है। एक एम्बर को अब्सॉर्ब करने में पूरे 10 मिनट लगते हैं, लेकिन सौभाग्य से उसने इनकी अच्छी खासी क्वांटिटी जमा कर रखी है। इसलिए उसका नेक्स्ट गोल है जितने ज्यादा हो सके उतने एम्बर्स अब्सॉर्ब करना। उधर रिफ्ट के अचानक प्रकट होने से पब्लिक की क्यूरियोसिटी आसमान छू रही। रिपोर्टर्स का झुंड डोजिन के घर के बाहर जमा है और एजेंट्स व एसोसिएशन स्टाफ जगह को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बैंग स्योंगू बुरी तरह पिस्ड ऑफ है। उसे एक आदमी की एक घमंड भरी स्टुपिडिटी हजम नहीं हो रही कि उसने रिफ्ट में इतनी जल्दी घुसने की हिम्मत कैसे की। और हाँ, वो सच में यौन हो सोलो लेवलिंग की कार्बन कॉपी लगता है, बस हेयर कट थोड़ा साफ सुथरा है। हमारे सीन में एक और कैरेक्टर मौजूद है, किम ह्यून वू, नीले बालों वाला हमारा दूसरा प्रोटैगनिस्ट टाइप लड़का। वो डोजिन द्वारा अपनी सिस्टर को बचाने के लिए किए गए कामों से पूरी तरह सिंपैथाइज करता है, लेकिन स्योंगू इस बात को बिल्कुल नहीं मानता। उसके मुताबिक हमारा बॉय ऐसे गुस्सा जैसे कोई ग्रीडी आदमी जिसे कॉन्सिक्वेंसेस की कोई परवाह नहीं। अगर वो नॉर्मल तरीके से खुद को अनअलाइव कर देता तो बात और होती, लेकिन अगर कोई रिफ्ट के अंदर मरता है तो वो जगह एक मॉन्स्टर डेटोनेशन ग्राउंड बन जाती है, जहां से काउंटलेस क्रीचर्स बाहर फटकर निकलते हैं। यही असली खतरा है। ह्यून वू इस पर गिल्मा की राय पूछता है और गिल्मा ने बस यही कहा है कि प्रोटोकॉल के हिसाब से ही चलना है। ह्यून वू दुनिया भर में अचानक उभर रहे रिफ्ट इंसिडेंट्स पर सवाल उठाता है। यूएस, चीन, स्विट्जरलैंड, तुर्की, यूके, इतने सारे देशों में अचानक रिफ्ट बर्स्ट हो रहे हैं और यही वजह है कि गिल्मा इन सबको एक साथ मैनेज करते करते परेशान है। ज्यादातर देशों ने तो हालात आसानी से कंट्रोल कर लिए, लेकिन साउथ कोरिया वो तो लिटरली पिस्ड एज हेल है, क्योंकि यहाँ पूरा मामला सिर्फ एक आदमी के कारण फुल ब्लोन डिजास्टर बन सकता है। स्योंगू इतना गुस्से में है कि उसे बस मौका मिले और वो उस बंदे को पीटकर सीधा बाहर फेंक दे।
दे और उसी रिफ्ट से उम्मीद कर रहा है कि किसी चमत्कार से वो खुद बाहर गिरा दिया जाए। अब बात आती है उस विशाल पर्पल गेट की। 22 दिन बीत चुके हैं उसके उभरने के बाद और डोजून भी उतने ही दिनों से रिफ्ट के अंदर है। हीरो एसोसिएशन डर चुकी है और उन्होंने इस थ्रेट को लेवल 1 वेव घोषित कर दिया है। डोजून की रियल आइडेंटिटी दुनिया से छिपा कर रखी गई है, इसलिए अभी उसे ऑर्डिनरी पर्सन एस बुलाया जा रहा है। दूसरी तरफ दुनिया को कुछ नहीं पता, लेकिन मनी लेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन का बॉस जबरदस्त स्पीड में सब समझ जाता है। उसका असिस्टेंट भी रिपोर्ट वेरीफाई करके कंफर्म कर देता है कि रिफ्ट वाला आदमी वही है। किम यंग गू, जो प्रेसिडेंट हुआंग चंग सियोप का राइट हैंड मैन है, वो भी इस इन्फो को अप्रूव करता है। चंग सियोप सिर्फ एक बात जानना चाहता है, डोजून के बचकर बाहर आने के चांसेस कितने हैं। और हाँ, वन पीस वाले जोक की तो इज्जत करनी ही थी। द वन पीस इज रियल। असिस्टेंट ठंडे दिमाग से जवाब देता है, एक ऑर्डिनरी इंसान के सर्वाइवल की प्रोबेबिलिटी 1% से भी कम है।